जब तक किसान के खेतों में पानी, बीज और खाद नहीं, जब तक सच्चा इतिहास हमारा हर बच्चे को याद नहीं, जब तक कोने कोने में सेना जिंदाबाद नहीं, और जब तक जूतों के नीचे मजहबी उन्मादी नहीं, जब तक फांसी के फंदे पर हर एक गद्दार नहीं, तब तक मैं यही कहता हूं, मेरा हर भारतीय आजाद नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज के बिंदास बोल में मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि 73 वर्ष पूर्ण होने के बाद जब हम अपने आप को यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या हमारे पुरखों ने इसी हिंदुस्तान के लिए सपना देखा था, तो उसका उत्तर भी मिलता है कि नहीं, सपने तो बड़े थे, बलिदान बड़े थे, लेकिन ये कहां आ गए हम। और इतना ही नहीं, क्या हम सच में दिल पर हाथ रखकर पूछे कि क्या सच में हम संपूर्ण आजाद हैं? मैं तो नहीं मानता। ऐसा भी नहीं कि हमने कुछ नहीं किया। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद कुछ काम हुए, कुछ बहुत अच्छे भी काम हुए, लेकिन वास्तवतः लाखों बलिदानों के बाद जो होना चाहिए था, वैसा देश तो नहीं हुआ। हमारे बाद स्वतंत्र हुए कई देश, जापान का उदाहरण ले लीजिए, जिनके ऊपर अणुबॉम्ब डाले गए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब डाले गए थे, वो उठ खड़े हो गए। जब हम इस देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे थे, उतना तो छोड़िए, केवल 40 साल पहले हमारे देश में बनने वाली चीजों का 1% भी जिस चीन में नहीं बनता था, वो आज दुनिया पर राज करने की बात कर रहा है। मैं ऐसे तमाम मुद्दों के आधार पर इस पर प्रश्न उठा रहा हूं कि आज सच में हम कितने आजाद हैं, और क्या हमारे पुरखों के सपनों का हिंदुस्तान बना पाए हम, और क्या आज की व्यवस्था ये बनाने की आपको वचन देने के लिए सक्षम है? तमाम प्रश्न है, शक है, संदेह है, और बल्कि ये विश्वास है कुछ लोगों के बारे में कि इनके रास्ते जाएंगे तो कभी सुधर ही नहीं सकते। और इसलिए हम कितने स्वतंत्र हैं। देश की चारों प्रमुख जो स्तंभ जिनको कहा जाए, न्यायपालिका, खबरपालिका, विधिपालिका और कार्यपालिकाओं पर भी मैं प्रश्न उठा रहा हूं कि क्या ये सच में स्वतंत्र हैं, या इनके द्वारा इस देश के हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रस्तापित करवानी थी, वो हो पाई है? क्यों नहीं हो पाई है, इस पर भी बात करेंगे। और शिक्षा, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, तमाम मुद्दों के साथ साथ हम हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उसकी भी बात करेंगे, और स्वाभाविकता बिंदास बोले तो इस देश के गद्दारों की भी बात करेंगे। लेकिन आज हम अपने आप को प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वर्ग से जब मेरे पुरखे इस देश की तरफ देख रहे होंगे और वो कह रहे होंगे कि हमने लाखों का बलिदान दिया, और बलिदान केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं दिया। मित्रों, आज एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जाने वाला हूं, और जिसको मुझे इस देश में जल्दी ही पुनर्स्थापित करना है। आज हम 15 अगस्त को अंग्रेजों से मिली आजादी पर उत्सव मनाते हैं, लेकिन इस देश को गुलामी लादने वाले, उनसे भी 4 गुना लंबे समय तक लादने वाले मुगलों के और इस्लामी आतताइयों से इस देश को आजादी देने वाली आजादी, वो स्वतंत्रता हम क्यों नहीं मनाते? उसका भी दिन हमको निकालना होगा, उसके भी इतिहास को इस देश को बताना होगा। अन्यथा हमें यही बताया जा रहा है कि हम तमाम लड़ाइयां हारे थे। अगर हमारे सारे पुरखे सारी लड़ाइयां हारे थे तो हम जीवित कैसे हैं? इतिहास को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर हमें यह बात करनी है, हमें यह सब चीजें पूछनी है। लेकिन उसके पहले आज मुद्दे पर नजर डालते हैं। देखिए, आजादी से पहले तो हम केवल अंग्रेजों के गुलाम थे। ये बात हम जानते थे कि अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं जो हमें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन आज भी अंग्रेजों की मानसिकता वाले लोग हमारे देश में मौजूद हैं, जो अब भी देश को अपना गुलाम बनाते चले आए हैं। हम आजाद तो हो गए, लेकिन हमारी मानसिकता और व्यवस्था दोनों ने हमें गुलाम बनाए रखा। हमारे अपने चुने हुए नेता, अफसर और हमारे टैक्स से चलने वाली सरकारें भी हमारे साथ अंग्रेजों जैसा व्यवहार करने की कोशिश करती रही। धार्मिक आजादी के नाम पर आजाद होते ही हिंदुओं के पैरों में हिंदू कोड बिल के नाम पर बेड़ियां डाल दी गई, जिन्हें हम अभी तक नहीं निकाल पाए। जी हाँ, कुछ ऐसे ही हालात हैं अब हमारी स्वतंत्रता के। आजादी के बाद जब हमारा संविधान
बनाया जा रहा था तब संविधान में कुछ ऐसे कर्तव्य और अधिकारों को शामिल किया गया था जो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात करते हैं, साथ ही भारत और भारत के नागरिकों को संपूर्ण विकास करने की बात करते हैं। वहीं संविधान से हमें अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसा अधिकार मिला है कि हम सरकार और समाज के सामने अपनी बात रख सकते हैं और विरोध कर सकते हैं। लेकिन आज भारत में कुछ लोग आलोचना सुनना नहीं चाहते, साथ ही आलोचना करने पर हत्या और आगजनी करने लगते हैं। विरोध के नाम पर लोगों के घर जलाए जाते हैं। ऐसे ही कई सवाल हमारे सामने हैं कि आखिर हम कितने आजाद हैं। वहीं कुछ लोग मिली आजादी का फायदा भी उठा रहे हैं। भारत में रहकर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए जाते हैं। भारत को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं भारत में रहकर कुछ लोग। क्या ऐसी ही आजादी के लिए हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ था? क्या ऐसी आधी अधूरी स्वतंत्रता चाहिए थी हमें? ऐसे में आप भी अपनी बात रख सकते हैं बिंदास बोल में बेखौफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संपूर्ण स्वतंत्र है? भाई ब्रिटिशों का राज था या आज लंबे समय तक काले ब्रिटिशों का राज रहा हो, फर्क क्या है? फर्क तो कल्चर का था, संस्कृति का था, आस्थाओं का था। उस पे कितनी बढ़ोतरी हुई है? आइए कुछ ग्राफिक हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं और उसके बाद अपने आप को प्रश्न पूछते हैं कि क्या हमारी संस्कृति और हमारी सांस्कृतिक धरोहरें सुरक्षित हैं तो नहीं है। आज आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सर्वे वाला डिपार्टमेंट कहता है कि भले ही ये गिर जाए लेकिन उनकी मरम्मत नहीं हो सकती। अगर मेंटेनेंस होगा तो यूनेस्को और इस्लामी देशों से आने वाले पैसों के साथ मकबरों का तो होगा, लेकिन हमारी छत्रपति शिवाजी महाराज का किला हो, उनका जन्म स्थान हो, उसको कोमा में डालकर उसको गिरा देंगे, लेकिन वो उसका संवर्धन नहीं करेंगे। सांस्कृतिक रूप से हमारा जो युवा है, उस युवा की क्या स्थिति है? उस युवाओं की स्थिति तो हम जानते हैं। कभी हम गाने गाते थे, आज भी हम 15 अगस्त 26 जनवरी पर कहते हैं कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। मैं आपको प्रश्न पूछता हूं कि क्या सच में इस देश पर बलिदान होने वाले लोगों के आज समाधियों पर मेले हैं? जिस रानी ताराबाई ने औरंगजेब के लिए भागने के लिए भूमिकंप पड़ गई थी और अपनी जान बचा बचा कर वो भाग रहा था, उस रानी ताराबाई की आज समाधि की क्या हालत है? इस देश के कितने वीरों को हम सच में याद रख पाए हैं? हमारे देश का युवा उनको जानता भी है? कभी नहीं। कभी हम गीत गाते हैं, हर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। क्या ऐसी स्थिति है? हर मानव उपकारी कहने की बात आज है? जहां सिंह बने गए खिलौने, ऐसा हम इस गीत में कहते हैं। क्या शेरों के साथ खेलने वाले बच्चे वीडियो गेम खेल खेल कर आज खुद खिलौने बन गए हैं विदेशी कंपनियों के? गाय जहां मां प्यारी है कहने की लाइन पर आज गाय काटने वाला ज्यादा फायदे में और सब्सिडी पाता है, उसके लिए बोलने वाला नहीं है। जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है। क्या सच में हमारा सवेरा शंख बजाने की स्थिति में है? और क्या सच में हमारी शाम लोरी गाने में जा रही है? अपने आप को पूछिए। जिस देश में नाइट लाइफ एक स्टेटस का हिस्सा, डिस्काउंट का हिस्सा और सरकार के कमाई का हिस्सा बन रहा हो, और नाइट लाइफ का मतलब भी राष्ट्र की चेतना के लिए जागना नहीं, क्लबों में जाकर पैसे बहाकर नशा करना यह रहा हो, वहां की सुबह शंख बजाकर कैसे होगी और उसकी शाम लोरी गाकर कैसे जाएगी? इतना ही नहीं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि मेरा रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपने जान पे, जिसे पहनकर झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। क्या आज इस देश का मस्त, मतलब इस देश का युवा सचमुच में ऐसा चोला पहन भी रहा है क्या? या उसको इस चोले से शर्मिंदगी महसूस हो रही है? उस चोले के साथ ये सचमुच में जुड़ना चाह रहा है, या इस चोले को
पोंगा पंडिती या इस चोले को उन्होंने मूर्खता कहकर हीन भावना हमारे में पैदा कर दी है। क्या हमारे जीवन के गीत जो सुर होते थे वो बदल नहीं गए हैं? मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये गुलामी भले ही राजनीतिक दृष्टिकोण से, वो भी संपूर्ण नहीं, हमको मिली हो, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम आज भी गुलाम थे, गुलाम हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने दिखाया तो ऐसे कि अब आपकी स्वतंत्रता है, आपकी सत्ता है। हालांकि उसमें भी बड़ा गेम है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को स्वतंत्रता के लिए कानून पास किया और ब्रिटिश के पार्लियामेंट में किया। हमने यहां पर उसको लेकर क्या पास किया? कुछ भी नहीं किया। और इसलिए इसको पावर ऑफ ट्रांसफर भी जो कहा जाता है, उसको नकारने के लिए सत्ता ने 73 वर्षों में आज तक कभी भी विश्वास स्थापित करने वाला कोई बयान या कोई कदम नहीं उठाया। और इसलिए इसके ऊपर भी प्रश्न कायम है। इस देश में सांस्कृतिक आक्रमण ही छोटा शब्द है। सांस्कृतिक आतंकवाद और सांस्कृतिक युद्ध, वॉर, इंफॉर्मेशन का वॉरफेयर चल रहा है और हम आज आंख बंद कर उसको देख रहे हैं। हिंदुस्तान पूर्णिस्तान हो गया है। किसी का भी मोबाइल खोलिए, न्यूज के लिए खोलिए या आरती के लिए खोलिए, आपके सामने आने वाला विज्ञापन या इंटरनेट पर हिंदुस्तान का जब डाटा निकाला जाता है कि सबसे ज्यादा क्या दिखाई देता है, तो हिंदुस्तान पूर्णिस्तान देखता है, सेक्स देखता है, नंगी तस्वीरें देखता है, ऐसे वीडियो देखता है जो इस देश में कभी भी नहीं स्वीकार्य हो सकते। क्या ये हमारे सांस्कृतिक स्वतंत्रता है? या उसके ऊपर के आक्रमण को रोकने के लिए संविधान, कानून, सरकारें कुछ कर पाई? नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये याचिका लगाई गई कि बैन किया जाए पोर्नोग्राफी को हिंदुस्तान में, तो लोगों ने कहा कि ये तो हमारे अधिकारों का हनन है, सेक्स देखना हमारा अधिकार है। ऐसे विकृति की वासना पाले हुए लोगों के अधिकारों के लिए इस देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खेलने वाली बातों पर भी हमारे सरकारें गंभीर नहीं हैं और हमने कोर्ट पर निर्णय छोड़ दिया। कोर्ट पर निर्णय कैसे होते हैं, इस पर मुझे विस्तार से आगे बोलना ही है। और मित्रों, आज हिंदुस्तान में इसकी लत लगी हुई है। इस लत के कारण नशा, और उस नशा के कारण क्राइम, उसके कारण परिवार, उसके कारण सब कुछ तबाह है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मेरा देश स्वतंत्र नहीं है। मैं आक्रमण को रोकने के लिए आज उतना शक्तिशाली नहीं हूं और उसे रोकने के लिए मेरे पास उतने संसाधन नहीं है। और इसलिए सुदर्शन का शुभारंभ किया गया था, जिसके लिए आज हम प्रतिबद्ध है। और इसलिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो हम स्वतंत्र नहीं है। आप क्या मानते हैं? आपकी प्रतिक्रिया भी मैं लूंगा, कॉलर के पास भी जाऊंगा, कुछ विशेषज्ञों को भी हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए जोड़ने वाले हैं। तो चलिए पहले कॉलर के पास चलते, उसके बाद मैं अगले मुद्दे पर आपको लेकर जाऊंगा। 13 मुद्दे मैं आज क्या हम स्वतंत्र है इस प्रश्न के साथ लेकर आया हूं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए जी, मेरा नाम लक्ष्मण है। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ, मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन में भी मैंने खुद ने देखा है, महाराष्ट्र में एलिफेंटा के वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे मंदिर आज के दिन में भी है, पर लोग उसे सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट बना के रखा हुआ है और चप्पल पहन के अंदर जाते। बिल्कुल। शिवलिंग के पास। तो ये सब कैसे रुक सकता है? बिल्कुल, क्योंकि आपने जब पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करने की बात कही, पहले जूते हमारे घरों के बाहर निकलते थे, अब तो घरों के अंदर कॉमन चीज हो गई। मैं तो देखता हूं कई साधु संतों के साथ रहने का मौका मिला है, तो कई लोग तो जूते निकाले बगैर ही दर्शन ले लेते हैं। क्या हमारे मन की पवित्रता दिखावे में बदल गई है? पश्चिमी अनुकरण। अरे भाई, वहां पर जूते निकालकर, जूते पहनकर चर्च में जाते हैं, पूरा टाइट होकर जाते हैं। वहां का वेदर वैसा है, वहां की सोच वैसी है, वहां के अनुकरण को यहां करने की आपको आवश्यकता क्या है? हमारे पुरखों ने वैज्ञानिक आधार पर इन चीजों को हमें समझा कर रखा है, जो आज भी 2020 में भी किसी महामारी में सही साबित हो रही है। हम उसे भूल रहे हैं और हम केवल पश्चिम का अनुकरण करें। चलिए अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है, क्या हम शिक्षा में स्वतंत्र है क्या? स्क्रीन पर आपके कुछ ग्राफिक दिखाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शिक्षा व्यवस्था के पाठ्यक्रम में केवल मुगलों का और ब्रिटिशों का
और पश्चिमी इतिहास का महिमा मंडन होता है, हिंदुस्तान के पराक्रमियों की चर्चा होती नहीं। पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति और विरासत को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया है। शिक्षा संस्थानों पर बड़े बड़े धन्ना सेठों का कब्जा है और अब तो यह कारपोरेट हो गया है और अब हर कारपोरेट घराने का आपको शिक्षा संस्थान दिखेगा। शिक्षा सेवा था, शिक्षा सेवा छोड़कर आज पूर्णतः व्यापार हो गया है। ये रोजगार परख स्वदेशी का ज्ञान देने के बजाय विदेशी का आरती उतारने के लिए पाठ पढ़ाता है। शिक्षा व्यवस्था युवाओं को कंपनी को गुलाम बनाने की बजाय स्वयं रोजगार परख नहीं है, ये बनानी पड़ेगी, लेकिन आज ये नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में भारतीय संस्कृति का अध्ययन अनिवार्य किया जाए, यह भी आज की आवश्यकता है। शिक्षा पर ईसाई मिशनरियों का बड़ा प्रभाव है, उसको हम कैसे खत्म करेंगे? हमने तमाम चीजें की, हम चांद पर तो गए, लेकिन हमारे बच्चों को जाने के लिए अच्छे स्कूल हम नहीं बनवा पाए, क्योंकि ईसाई मिशनरियों ने हिंदुस्तान में सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा जगह किसके पास है तो ईसाइयों के पास है। लेकिन हम उस क्षेत्र में नहीं उतरे, हम उतरे तब जब शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हुआ और आज ये बाजार बनकर हमारे बच्चों को ग्राहक के नाते शोषण कर रहा है और फिर भी हम उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। शहरों में तो यह स्थिति है। मैंने लोक संख्या के समय आपको यह बताया था कि मुझे एक ऐसा परिवार मिला जो एडमिशन के लिए आया था। दिल्ली एनसीआर में तो एडमिशन के लिए राष्ट्रपति जी तक की सिफारिशें लगवानी पड़ती है, कुछ बड़े बड़े स्कूलों में फिर भी एडमिशन नहीं मिलता है। एक परिवार आया, उनके पहले बच्चे का एडमिशन कराया था, 5 साल बाद वो आया और उन्होंने कहा कि अब हम दूसरा बच्चा पैदा करना चाहते हैं। बस ये पूछने आए कि एडमिशन में सहयोग करेंगे ना, तो हम फिर आगे बढ़े। ये स्थिति, और अपने आमदनी का 30-35% का हिस्सा बच्चों के स्कूली शिक्षा पर अगर हम खर्च कर रहे हैं, तो सोचिए कि हम किस बाजार के शिकार हो चुके हैं, जिससे हमको ऊपर उभरना होगा। हमारे साथ शिक्षाविद अत्री जी जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। अत्री जी क्या कहेंगे? नीरज अत्री जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है। क्या मेरे इस प्रश्न पर आपकी पहली प्रतिक्रिया है क्या है कि शिक्षा में हम कितने स्वतंत्र हैं? सुरेश जी, मैं इसमें आपके साथ 100% सहमत हूँ कि हमारी शिक्षा जो है जैसी होनी चाहिए थी वैसी कतई नहीं है, और स्वतंत्रता के नाम पर हमारे बच्चों के साथ जो छल कपट किया जा रहा है, मैं पहले उसका एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर आगे आपकी बात को मैं पूरा करता हूँ। यदि आप 6ठी क्लास की हिस्ट्री की किताब खोल के देखेंगे तो उसमें पेज नंबर 109 पर है और 120 पर जहाँ बाइबल आती है उसे होली बाइबल लिखा है, जहाँ कुरान आती है उसे सेक्रेड बुक लिखा है। लेकिन इसी किताब के पेज नंबर 55 पर जहाँ वेद आते हैं उनके बारे में ना होली की बात आती है, ना सेक्रेड की बात आती है, ना पवित्र की बात आती है। ये एक ही एग्जाम्पल आपको बता देगा कि हमारी जो संस्कृति है उसे हमारी शिक्षा के हम इस पे काम कर रहे हैं। मैं कंट्रोल रूम को कहता हूँ कि जरा वो एनसीईआरटी के बुक लेके आइए। जो बात आप कह रहे हैं यह हमने निकाल के रखी है, हिंदुस्तान पर एक अलग से इसका कार्यक्रम करना है, लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं ये कितनी तथ्यात्मक है, मैं जरा कंट्रोल रूम को कहूंगा कि हमारी नीरज जी जो बात कर रहे हो पुस्तकें तुरंत स्टूडियो में प्रस्तुत की जाए। हाँ नीरज जी। अब मैं दूसरे बात पे आता हूँ जी, कि किसी भी देश में जब शिक्षा नीति बनाई जाती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारे देश की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी अपनी ताकत क्या है। अगर आप वेस्ट को देखेंगे तो पश्चिम की ताकत क्या है, छोटे छोटे देश हैं, थोड़ी थोड़ी जनसंख्या है, तो उन्हें एक ऐसा मॉडल सूट करता है जिसमें उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी और संसार भर के लोग उनके लिए नौकरों का काम करेंगे। बिल्कुल, ये उनकी स्ट्रेंथ है। हमारी स्ट्रेंथ इससे बिल्कुल उलट है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या है जहां पर हम ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि सारी धन दौलत थोड़े से लोगों के हाथों में चली जाए। तो हमें जो शिक्षा नीति बनानी थी वो वैसी बनानी थी। लेकिन आज स्थिति क्या है, जो हमारे देश के सबसे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, आप उनसे बात कीजिए वो क्या करना चाहते हैं कि वो पहले आईआईटी में जाएंगे, फिर उसके बाद अमेरिका में नौकरी करेंगे और फिर उनकी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो यानी हमारे जो सबसे ब्रिलियंट बच्चे हैं वो भी विदेश में जाकर सिर्फ नौकर बनने की एस्पिरेशन है उनकी। ये हमने अपना शिक्षा तंत्र बनाया है। होना इसे एकदम विपरीत चाहिए था कि हम यहाँ पर लघु उद्योग और मध्यम उद्योग बनाने वाले व्यवसायियों को जन्म देते, उनको शिक्षा देते, ताकि हम यहाँ पर रोजगार देने वाले होते। लेकिन हमने ठीक इसे उलट काम किया हुआ।
और इसका एक बहुत बड़ा जो कारण है वो है हमने अंग्रेजी को माध्यम चुन के उसका महिमामंडन इतना कर दिया है कि अब हम अंग्रेजी के गुलाम हो गए हैं। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि जो भविष्य में गुलामी होगी वो देश जाके गुलाम नहीं बनाएगा, वो मानसिक गुलामी होगी, मेंटल कॉलोनाइजेशन होगा वो। और हम 15 अगस्त 1947 के बाद इससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाए और आज भी हम अंग्रेजी की ही पूंछ पकड़कर चलते हैं। संसार भर में आप देखिए, जैसे आप जापान का एग्जांपल दे रहे थे, जापान देख लीजिए, कोरिया देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, ये सारे देश टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं आगे हैं। जी, आपने जिस पुस्तक का उल्लेख किया था, मेरे पास कैमरामैन को भी दिखाने के लिए कहूंगा कि हमने एनसीईआरटी की तमाम वो सारी पुस्तकें लाई है, जिन पुस्तकों के अंदर की अगर आप चीजों को देखेंगे तो हमारे बच्चों के दिमाग में क्या जहर, क्या झूठ फैलाया जाता है, इसका उदाहरण है। नीरज जी, आप किसी भी पुस्तक का नाम लीजिए, मेरे पास ये तमाम पुस्तकें हैं। 7वीं का हमारे अतीत नंबर 2 पुस्तक के बारे में भी मैं अगर आपको बताना चाहूं तो जरा कैमरामैन इसको दिखाएं। यह हमारा पुस्तक है 7वीं में सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत 2 कक्षा 7 के लिए इतिहास का पाठ्यक्रम, यह पुस्तक है। इस पुस्तक में अगर आप जाएंगे तो आप ये इस पन्ने पर यह कहा गया है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। दक्षिण भारत हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं था, यह हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है आज भी। ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं, यहां पर कहते हैं उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। ये एनसीईआरटी का बुक है। बताइए, ये अगर इस बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो दक्षिण में जो आंदोलन देश विरोधी चलाए जा रहे हैं और वहां के भाषणों में जो संदर्भ दिए जा रहे हैं, वो संदर्भ वो लोग कैसे उसको नकार सकते हैं? उसको तो अपने स्कूली शिक्षा में ही लिया है। और हमारे शत्रुओं का काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, शत्रुओं का। आपका और भी कुछ पुस्तकों का संदर्भ दे सकते हैं, हालांकि मैं इस पे अलग से कार्यक्रम करने वाला हूं। नीरज जी। जी, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, इसी के जो 6ठी की किताब है, भाग 1 है जो इसका, पेज नंबर 55 खोल के देखेंगे, वहां पर वेदों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, वेदों के साथ ना कहीं पर सेक्रेड, ना पवित्र, ना होली शब्द लगाया है। बिल्कुल जी, और अगर आप पेज नंबर 109 देखेंगे, खोलेंगे तो वहां पर बाइबल का उल्लेख आता है, उसे होली बाइबल कहा गया है। बिल्कुल, ये वो पुस्तक है, हम ये देखिए 6वीं कक्षा में। और अगर आप ये पुस्तक है, और इस पुस्तक में आप ये जाइए, आप ये 55 के पेज पर जाइए, आपको जो बात नीरज अत्री जी वहां से बता रहे, ये पुस्तकों में है। इस देश के बच्चों के सामने अगर हमारे ग्रंथों के बारे में ये बात की जाएगी, चलिए अब मैं पुस्तकों पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, इस पर अलग से शो करेंगे। शैक्षणिक दृष्टिकोण से हमारे गुलामी के और कुछ उदाहरण नीरज जी से सुनते हैं। नीरज जी। हाँ जी, देखिए, इसमें जैसे मैं पहले कह रहा था कि हमें हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने की जरूरत होती है। हमने क्या किया कि बच्चों के ऊपर अंग्रेजी थोप दी कि आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तब आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन मैं क्योंकि रोज बच्चों के साथ डील करता हूं, हमें देखने को क्या मिलता है कि बच्चे को प्रश्न का, आप क्वेश्चन जब उसे बताते हैं अंग्रेजी में, उसे उसका अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप उसको वही वाला प्रश्न हिंदी में बताते हैं तो फट से उसका उत्तर निकाल देता है। ये आपको बताएगा कि किस तरह से बच्चों में मेधा तो है, उनमें बुद्धि तो है, लेकिन हमने अंग्रेजी थोप कर उनको बिल्कुल कुंठित बना दिया है। और ये एक तरह से हिंसा है हमारे बच्चों के साथ। और मैं इसका एक और जो उदाहरण देता हूं, आज हम क्योंकि 15 अगस्त का पर्व मना रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को, आज से हमारे देश में जो अंग्रेजी जानने वाले लोग थे वो बहुत कम थे। और उस दिन आप कल्पना करके देखिए कितना जोश रहा होगा लोगों में कि आज हम आजाद हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे। उस दिन जो नए प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब लोगों ने उनका भाषण सुनने के लिए रेडियो ऑन किया होगा तो उस भाषण का टाइटल था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी।
TRYST ट्रिक शब्द आता है। मैं आज तक जब भी बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं कि बताइए इस शब्द का कितने लोग जानते हैं, और आप हैरान होंगे कि हजारों बच्चों में से आज तक केवल एक बार मुझे उत्तर मिला कि शब्द क्या था। तो ये अंग्रेजी की हिंसा हमने 15 अगस्त 1947 को शुरू कर दी थी, और हमारे जो क्योंकि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री नेहरू का ये जो भाषण था वो हिंदुस्तान की जनता के लिए नहीं था, ये उनको जिन्होंने बिठाया उनके लिए था, उन अंग्रेजों के लिए था, इसलिए अंग्रेजियत में किया गया था। आज भी यही स्थिति जारी है। नीरज जी, आज हम थोड़े थोड़े मिनट में 13 मुद्दे ले रहे, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। हम स्वतंत्रता के इस क्रम में इस प्रश्न के साथ कि हम कितने स्वतंत्र हैं, हम धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जैन साहब जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या स्थिति है। हरिशंकर जैन जी, जिन्होंने अयोध्या के मंदिर के लिए, प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, आज हमारे साथ है, अपना जीवन पूरा उन्होंने लगाया। आज धार्मिक आजादी की स्थिति स्क्रीन पर पहले देखिए। मुस्लिम स्कूलों में कुरान, ईसाई स्कूलों में बाइबल पढ़ाया जा सकता है, लेकिन वेद, रामायण या हमारे ग्रंथ हिंदू स्कूलों में पढ़ाने की छूट नहीं है, क्योंकि उसका सेक्युलर अभ्यासक्रम जो होता है, पाठ्यक्रम, वो सरकार ही तय कर सकती है। ईसाई अपने स्कूलों में भारत के बच्चों को धार्मिक गुलाम बना रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को शेर बनाने की छूट इस आजादी में नहीं पाते हैं। कुछ धार्मिक संस्थानों में शिक्षा के नाम पर जिहाद फैलाया जा रहा है, जैसे मदरसे हो, एमू हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या ऐसे संस्थान जो देश तोड़ने वालों का एक तरीके से फौज बना रहा है। लेकिन उनको आजादी है, हमारे आपके टैक्स से पैसे दिए जाते हैं, लेकिन संस्कृत विद्यालयों के लिए 1 रुपया का फंड देने की भी हमारे पास प्रोविजन नहीं है। धार्मिक आधार पर मंदिरों का कब्जा हो या हमारे तमाम स्वतंत्रता, मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और सेना के बाद सबसे बड़ी जमीन है, लेकिन हिंदू मंदिरों की जमीन कोई सरपंच, कोई मुख्यमंत्री या कोई भी बड़े आसानी से सरकारी उपयोग में ला सकता है। बस एक बहाना बताना होता है कि इसका जनहित में उपयोग करना है। क्यों भाई, वक्फ बोर्ड की जमीन जनहित में क्यों नहीं उपयोग में लाई जा सकती, क्यों नहीं लाई जा सकती? आज इसी स्थिति पर बात करते हैं। हमारे साथ जैन साहब जुड़े हैं। जैन जी, आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त के इस विशेष बिंदास बोल में हम सच में कितने धार्मिक आधार पर स्वतंत्र है? देखिए, सही बात यह है कि हिंदुओं की धार्मिक आजादी बिल्कुल नहीं है, और वो संविधान बनने के बाद से दिन पर दिन कम होती जा रही है। बिल्कुल, संविधान में जो व्यवस्था है, अगर उसका कम से कम दुरुपयोग न किया गया होता तो जो हालत है आज वो नहीं होती। देखिए, धारा अनुच्छेद 30 में लिखा हुआ है, केवल एक लिमिटेड बात है कि अल्पसंख्यक अपनी संस्थाएं खोल सकते हैं। आज अल्पसंख्यक के नाम पर तमाम तरह की सुविधाएं, स्कॉलरशिप दी जा रही है। मैंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है और इसका एडमिट हो चुकी है, नोटिस जारी हो चुकी है। दूसरा देखिए, यही नहीं, जो वक्फ एक्ट है, वक्फ एक्ट में असीमित अधिकार और मुस्लिम्स को दिए गए हैं। अगर वक्फ बोर्ड चाहे तो किसी संपत्ति को सपने आ जाए कि हमारी संपत्ति थी तो डिक्लेयर करते वक्फ प्रॉपर्टी है। यही नहीं, जो हिंदू ट्रस्ट है, उन हिंदू ट्रस्ट को भी अगर वो चाहे कि धारा 36 में प्रोविजन है, 40 में प्रोविजन है कि अगर उनको ये मालूम पड़े कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी या वक्फ प्रॉपर्टी थी कभी, तो उसको वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। तीसरी बात, उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी एक बार डिक्लेयर हो गई तो कोई लिमिटेशन सूट फाइल करने के लिए और कब्जा लेने की लिमिटेशन नहीं। ठीक इसके विपरीत एक जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपने अच्छी तरह सुना होगा 1991 का, जिसमें कह दिया 15 अगस्त 47 की स्थिति बरकरार रहेगी। तो 15 अगस्त 47 की स्थिति बरकरार रहने का मतलब ये हुआ कि आज हिंदू किसी भी ऐसे स्थान पर जो कि हिंदुओं का रहा है उसका क्लेम नहीं कर सकता, और ठीक इसके विपरीत मुस्लिम किसी भी संपत्ति को जो भी नहीं भी हो उसको ले सकते हैं। ये तो अन्याय है, घोर अन्याय है, और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यही नहीं,
मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपका प्लेसमेंट वर्षिप एक्ट है उसके खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की हुई है और उसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से एप्लीकेशन आई है कि साहब इनको विचार भी न किया जाए वरना मुस्लिम डर जाएगा। अरे कोर्ट में विचार होने से डर जाएगा। अब देखिए, अगर 15 अगस्त 47 की स्थिति आप वैसे बरकरार रहे तो यानी कि जितने मंदिर जो कभी भी गुलामी काल में टूटे, जैसे सोमनाथ का था, अयोध्या का था, काशी, मथुरा, जो भी जमीन 3000 आप उनकी लीगल कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आप कोर्ट में सूट नहीं फाइल कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल। और ये सब कुछ जैन साहब केवल देश के संविधान में कुछ थोड़े से माइक्रो संशोधन करके भी इस देश के हिंदुओं को स्वतंत्रता दी जा सकती है और इसका अधिकार संसद के पास है। बिल्कुल संसद के पास है और संसद 1991 एक्ट को वापस ले सकती है, निरस्त कर सकती है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सुदर्शन चैनल में दम है तो उस एक्ट को रद्द कराने के लिए मुहिम चला रहे। तो इतना ज्यादा हिंदुओं को नुकसान हो रहा है कि कोर्ट के रास्ते बंद कर दिए गए। आप कोर्ट में जा सकते हैं, मुस्लिम सब कुछ कर सकता है। ये तो साफ साफ अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 सबका उल्लंघन है और इसको रद्द होना चाहिए। बिल्कुल जैन साहब, बिल्कुल आपने कहा है और हम करके दिखाएंगे। आपका धन्यवाद। सुदर्शन में ये दम है, करके दिखाएगा। आपने जो विश्वास व्यक्त किया हम करके दिखाएंगे और हिंदुस्तान के संसद में ये जो तमाम विषमता की धारा है जो हिंदुओं पर अन्याय करती है उसको निकालने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। धन्यवाद जैन साहब। आगे बढ़ते, क्या न्यायपालिका के द्वारा हमें सच में स्वतंत्रता मिलती है? क्योंकि इन 4 स्तंभों पर इसका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। लेकिन क्या ये 4 स्तंभों में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो कहा जाए न्याय, जो कि हिंदुस्तान में न्याय ये शब्द सर्वोपरि था, आज ये बाजार की तरह खरीदना पड़ता है। जिसके पास जितना बड़ा महंगा वकील होगा उसी की बात जज साहब सबसे पहले और सबसे ज्यादा समय तक सुनेंगे, अन्यथा शायद सुनेंगे भी नहीं। और इसलिए आपको इस देश में न्याय खरीदना पड़ता है। ये बात मैं बड़े ही जिम्मेवारी के साथ कहता हूं। इतना ही नहीं, इस देश के न्यायपालिका की क्या स्थिति है, स्वयं देश के सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रैक्टिस करते हैं ऐसे अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी जी, कितने स्वतंत्र है न्यायपालिका के दृष्टिकोण से और कितने गुलाम हैं, बोलिए। अश्विनी जी, क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है? चलिए अश्विनी जी के पास दोबारा चलते, तब तक स्क्रीन पर कुछ स्लाइड देखते हैं कि कितने स्वतंत्र है हम न्यायपालिका के दृष्टिकोण से। फुल स्क्रीन स्लाइड देखते हैं। भारत में 10 लाख लोगों पर 17 जज बताए गए हैं, मतलब न्यायाधीश। देश के उच्च न्यायालयों के कुल 1080 के आसपास जज होने चाहिए। हाई कोर्ट में कुल 414 जजों के पद खाली पड़े हुए हैं। देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और इसके साथ ही अगर हम देखें तो 25% पद खाली पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 बनाई गई है। देश के कुल पेंडिंग केस केवल 6 राज्यों में ही 96% है और उसमें से यूपी 26,000, महाराष्ट्र 13,000 मिलकर ही बड़ा संख्या है। भारत में इस न्यायपालिका के द्वारा एक बड़ा महत्वपूर्ण और मुद्दा है। अगर आप इस देश के न्यायपालिका में न्याय मांगने जाएंगे तो आपका वकील अंग्रेजी में बात करेगा, जज अंग्रेजी में सुनेंगे और अंग्रेजी में ही कार्रवाई चलेगी। बेचारा जो न्याय मांगने गया है उसको पता ही नहीं कि क्या बातचीत हो रही है। जो कागजात मिलेंगे वो भी अंग्रेजी में मिलेंगे। जब उसकी वो कुछ सुझाव देना चाहता है तो उसको पता नहीं। बस मुकदमा खत्म होने के बाद वकील साहब बोलते हैं कि जज साहब ने ये कहा। अरे उसके मन में क्या था, वो अपनी भावना क्या व्यक्त करना चाहता है, पता नहीं। और सिविल सूट की स्थिति तो यह है कि दादा ने न्याय मांगा तो शायद पोते को मिल जाए, वो भी मिल जाए तो मिल जाए। क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान के जेलों में ऐसे कई हजार कैदी है जिनकी छुट्टी हो गई है, न्यायालय ने उनको छोड़ दिया है, लेकिन कानूनी कागजातों की खाना पूर्ति न होने के कारण वो बाहर नहीं आ चुके हैं। 70 वर्षों में आज ऐसे संख्या को जोड़ा जाए तो लाखों में है।
तो क्या उन लाख लोगों को न्यायपालिका स्वतंत्रता दे पाई है? तो उत्तर है कि नहीं दे पाई है। और इसलिए मित्रों, न्यायपालिका ही स्वयं जब गुलाम हो, ऐसे में एक बहुत लंबे समय बाद 72 साल में मुझे केवल एक ऐसा मुकदमा लगा है जिसकी मैंने कल भी आपके सामने प्रशंसा की थी, और वो प्रशंसा करने वाला मुकदमा था प्रशांत भूषण का, जिस पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त एक्शन ली है। नहीं तो आज तक बड़ा व्यक्ति कानून तोड़े उसका कुछ नहीं हो सकता, और गरीब कानून के दंडे से बच नहीं सकता। ये सूत्र जिस देश में आम प्रचलित हो, उस देश में कानून उसकी स्वतंत्रता का वचन देता है, यह हम कैसे कह सकते हैं? चलिए, क्या अश्विनी जी जुड़ गए हमारे साथ? अगर अश्विनी जी जुड़े हैं तो हम उनके पास चलेंगे, अन्यथा एक दो कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको आज के इस बिंदास बोल में? बोलिए। चलिए, तकनीकी कारणों से हम कॉलर के पास जा नहीं पा रहे हैं। हम आपके साथ अश्विनी जी की बातचीत करने का प्रयास करा रहे हैं। अगर बातचीत होती है तो ठीक है, अन्यथा हमारे पास 13 मुद्दे हैं, हम अलग से न्यायपालिका पर भी एक शो करेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? मैंने ये कहना है, हाँ, ये सुशांत राजपूत का ये जो केस है, चलिए धन्यवाद। एक महीने हम एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हम आज देश की स्वतंत्रता पर बात करें, उसी पर बात करें। देश में बाकी समस्याओं पर भी हम कार्यक्रम करते हैं, तो उस शो में उस प्रश्न को पूछा जाए। हम आगे बढ़ते हैं, अगला मुद्दा लेते हैं, जिस मुद्दे के पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर है। देखिए कितने स्वतंत्र हैं हम, देखिए आपके सामने। इस देश की राजनीति की तरफ बढ़ते हैं। क्या देश की राजनीति सच में स्वतंत्र है? स्वतंत्रता के पहले हम राजनीतिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारे प्रतिनिधि नहीं चुन सकते, इसलिए चुनाव के द्वारा हमें अपने प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता मिले, इसलिए हमने आंदोलन चलाया। ब्रिटिशों ने कुछ हद तक शुरू में देने की बात कही, और उन्होंने 47 में कहा कि अब आप पूरे आजाद है राजनीतिक दृष्टिकोण से, आप आपका नेता चुन सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। देश पर लादा गया। देश का तथाकथित पहला प्रधानमंत्री, जिनको चाचा नेहरू कहते हैं, ये अपने ही राजनीतिक कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों ने नकार कर उनकी जगह पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम दिया था, लेकिन सरदार पटेल का नाम नहीं आया और वहां नेहरू को बिठाया गया। तो पहला ही प्रधानमंत्री जनता के राजनीतिक इच्छा के आधार पर नहीं चुना गया। तो सोचिए कि आप कितने आजाद हैं, कितने स्वतंत्र हैं। आज यहां पर पैसे का बोलबाला है। राजनीतिक दृष्टिकोण से हिंदुस्तान में जो 100 से भी ज्यादा पार्टियां हैं, उनमें केवल 2 पार्टियां ऐसी है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी, भले हम उनके विचार से सहमत ना हो, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी छोड़ के किसी भी पार्टी में अंतर्गत लोकतंत्र नाम की व्यवस्था नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में जाएंगे, पीडीपी में महबूबा मुफ्ती के पिता से आ रही उनकी वसीयत की तरह उनकी खानदानी पार्टी है। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी चला रही है। हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में जाएंगे तो भले शिवसेना भी क्यों ना हो या एनसीपी क्यों ना हो, परिवार की पार्टी। अब उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो मायावती की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, मुलायम सिंह की वहां पर प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, अगली पीढ़ी कार्यभार संभाल चुकी है। अब देश के किसी भी राज्य में जाइए, तमाम प्रादेशिक पार्टियां, आपको पता चलेगा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से एक परिवार की गुलाम है। कांग्रेस तो गांधी परिवार की गुलामी की 7 शताब्दियों से भी लंबी परंपरा चला रही है। ऐसे में राजनीति ये स्वतंत्र है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आप जानते हैं, अधिकृत तौर पर 50 लाख रुपए अगर नहीं है आपके पास, तो आप इस देश का लोकसभा का चुनाव लड़ भी नहीं सकते। मतलब 50 लाख तक का खर्च करने की छूट है। लेकिन क्या 50 लाख में चुनाव होता है? देश के बड़े बड़े मंत्री बताते हैं 10-10, 20-20 करोड़, 50 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो सोचिए, क्या इस देश का कोई बाबा साहब अंबेडकर चुनाव जीत कर आ सकता है? तब भी नहीं आ पाया था, क्योंकि सामने नेहरू जैसे लोग थे, और आज भी नहीं आ पा रहा है। कारण आज ये काम पैसा लगाओ और पैसा कमाओ ऐसा हो गया है, और इसलिए अपराध, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के तमाम
शिकंजे में इस देश की राजनीति फंस चुकी है। इसलिए इस देश के राजनीति की यह स्थिति है। आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला मुद्दा क्या कहता है। आपके स्क्रीन पर देखिए, आर्थिक आजादी। हमारा देश आर्थिक तौर पर ब्रिटिशों के निर्णयों के अधीन था, लेकिन आज हम देश में आजाद है ऐसा हम कहते हैं, लेकिन देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णतः खत्म होकर वहां पर कारपोरेट के भरोसे उसको रखा जा रहा है। आज कारपोरेट खेती की भी बात हो रही है। स्वयं रोजगार के साधन खत्म करके कंपनियों के गुलाम बनाए जा रहे हैं मजदूर। और आज 73 साल बाद हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं। विदेशी निवेश के नाम पर भारत को विदेश को बेचने के सिवा आज हम क्या कर रहे हैं। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खरीदा था, आज दूसरे खरीद रहे। भारत की अर्थव्यवस्था पूर्णतः कारपोरेट के कब्जे में है, और वो भी कारपोरेट हिंदुस्तान के नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों के बलबूते हैं। और इसलिए आज हमें विदेशी निवेश पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन आज 73 साल बाद हमारी आजादी की बात देश के प्रधानमंत्री ने की है। अब देखते हैं किस गति से हम उस तरफ चल पाते हैं। लेकिन अगर हम 73 सालों की बात करें तो हम आर्थिक तौर पर स्वतंत्र नहीं हैं, यही सच्चाई है। पहले क्या होता था, अगर मैं उदाहरण के साथ कहूं तो पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स आपसे टैक्स के शिकंजे में पर आपको जकड़ चुके थे और उससे पैसा लेकर जाते थे। उसके पहले मुसलमान आतताई आए थे, वो तलवारों के बल पर आपसे पैसा लेकर जाते थे। लेकिन फिर भी आप सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, ज्ञान की दृष्टिकोण से, स्वाभिमान के दृष्टिकोण से मजबूत थे। अर्थ कमाना आपका अधिकार क्षेत्र का और आपके पुरुषार्थ का हिस्सा था। ब्रिटिशर्स आए, टैक्स का शिकंजा लगाया। 1857 में उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी महासत्ता जो कि विश्व के युद्ध भी लड़ती है, लेकिन भारत के आम आदमी उसके खिलाफ लड़ सकता है क्योंकि यहां के व्यवसायियों के पास पैसा है, और इसलिए उसको टैक्स के शिकंजे में लाया गया। वो टैक्स की प्रणाली आज भी गलाघोट सिस्टम के तहत चल रही है। थोड़े थोड़े बदलाव हो रहे हैं, लेकिन आज भी हम उससे पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। वो पारदर्शी होने की बात 73वें वर्ष में प्रधानमंत्री को विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बतानी पड़ती है। मतलब ये तो सच ही है कि हम पिछले 73 वर्षों में इसके अंदर अपना गला फंसा चुके थे। तो तब क्या होता था, तलवार और टैक्स के बल पर आपके से पैसे लेकर जाया जाता था। आज क्या हो रहा है, आज विदेशी कंपनियां आप ही के देश के कुछ लोगों को अभिनेता, खिलाड़ी के नाम पर खरीद लेती है, उनकी ब्रांडिंग करवाती है, और इसी देश में बनने वाला शर्ट, मैंने तो स्वदेशी पहने लेकिन मानी कि ऐसा शर्ट है, नोएडा में ही बनता है, लेकिन उसको दूसरे विदेश के कंपनी का टैब लगता है, ब्रांड लगता है, और वही 600 रुपए का शर्ट हम 6000 रुपए में खरीद कर लाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि ब्रांड पहना हुआ है। ये जो ब्रांड नाम की गुलामी दिमाग में पहनाई गई, डाली गई, मन में डाली गई, मानसिक तौर पर गुलाम किया गया। अरे तलवारों के सामने कम से कम सीना खोलकर लड़ते थे। हम टैक्स के शिकंजे के खिलाफ क्रांतिकारियों को खड़ा करके सत्ता के खिलाफ संघर्ष करते थे, लेकिन ब्रांड नाम की इस व्यवस्था में हम तो गुलाम हो गए और 600 रुपए के 6000 रुपए देकर आ रहे हैं, खुद लुटा कर आ रहे हैं, और अपने आप को हम मॉडर्न और फैशनेबल कह रहे हैं। यह हमारी देश की अर्थतंत्र की स्थिति है। इसलिए मैं नहीं मानता कि हम आर्थिक तौर पर भी स्वतंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ, अभिव्यक्ति की आजादी। इस आजादी का कौन फायदा उठा रहा है? अगर मैं देखूं तो इस आजादी का फायदा जेएनयू गैंग, अफजल गैंग, घर घर से अफजल को पैदा करने का दावा और नारा देने वाले, इस देश के खिलाफ बोलने वाले। प्रशांत भूषण कहता है कि कश्मीर के लोग अगर स्वतंत्र होना चाहते हैं तो वहां पर जनमत संग्रह करिए, दे दीजिए। वो आदमी अभी भी जेल में नहीं गया है। लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन वो होता है क्या? नहीं होता है। अभिव्यक्ति के नाम पर रचनात्मक आलोचना और अपमान की कोई लकीर नहीं होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देशद्रोह की शुरुआत हो रही है, बल्कि हो चुकी है और एक चरम पर पहुंच चुका है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश के टुकड़े करने की बात लोग करते हैं, और इसे देशद्रोह मानने के लिए हम तैयार नहीं है। देशद्रोह की धारा खत्म करने का आश्वासन इस देश का प्रमुख विपक्ष कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में, अपना जो घोषणा पत्र है देश के राष्ट्रीय चुनाव का, उसमें करती है कि हम इसको खत्म करेंगे।
सोचिए, जिस देश में ऐसे दल हो जो गद्दारों को सम्मान देने और सजा देने से, सम्मान तो देते ही है, सजा देने से रोकने का वचन चुनाव में देते हो, उस देश में गद्दारों को कोई सजा दी जा सकती है, इसकी संभावना है। इसलिए आजादी अभिव्यक्ति की इस देश के नागरिकों के, जिनके पुरखों ने बलिदान दिया, उनके लिए ना होकर गद्दारों के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला मुद्दा लेते हैं। क्या देश में कहीं पर भी बसने की आजादी, इसका फायदा हिंदुस्तानी लोग उठा रहे हैं क्या? इसमें तो बिहारी महाराष्ट्र में जाए तो राज ठाकरे खड़ा हो जाता है, आसाम में चले जाए तो वहां पर खड़ा हो जाता है, तमिलनाडु में जाए तो दक्षिण के कुछ गुंडे राजनीतिक दल हमारे ही हिंदी भाषी लोगों को अपने राज्य में न आने देने की बात करते हैं। संविधान अधिकार देता है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग रोहिंग्या हिंदुस्तान में आकर 50,000 से ज्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन हमारे देश का व्यक्ति नहीं ले पाता है। बसने की आजादी भी हमारे पास नहीं है। हमारे जो दूसरे देशों में हिंदू रहें, उनके लिए कम से कम विश्व में एक तो ऐसा हिंदू देश हो जहां पर वो जाकर रह सके। इसलिए अगर पाकिस्तान और पड़ोसी देशों के हिंदुओं के लिए कानून लाया जाता है सीएए, तो यहां पर बाहर से गैर कानूनी तरीके से आकर बसे लोग ही उनका विरोध करते हैं। क्या आजादी है? आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। आप भी हमको मुद्दे बता सकते हैं जिन मुद्दे पर हम बात कर सकते हैं। विधायिका, राजनीति के बाद की सत्ता की सीढ़ी जिसको कहा जाए वो विधायिका है। जो राजनीतिक दल सत्ता में आ जाता है वो विधायिका चलाता है। 4 तंत्र है, न्याय तंत्र जिसको मैं न्यायपालिका कहता हूं, विधि पालिका कहता हूं, मीडिया को खबर पालिका कहता हूं, और आईएएस और जो सरकारी तंत्र है बाबुओं का, उसको कार्यपालिका कहता हूं। विधि पालिका की क्या स्थिति है? तो 545 सदस्य लोकसभा में हैं, और देश के दोनों सदनों में अगर हम कहें, विधानसभा और लोकसभा के साथ राज्यसभा, मतलब देश की पार्लियामेंट और राज्यों की विधानसभा, विधान परिषदों में मिलकर कई हजार विधायक हमारे पास हैं। लेकिन आज ये लोकतंत्र के नाम पर ये राजतंत्र इससे बेटर था ऐसा लगने लगा है, क्योंकि विधि पालिका क्या कर रही है? यहां पर बहुमत की बात चलती है। हैदराबाद में गद्दार ओवैसी को चुनकर देने के लिए यही सिस्टम काम करती है। अगर राजनीतिक दल सत्ता में आ जाए तो उसके मन में जो आता है वो राजधानी हो जाती है, उसके मन में जो आता है वो सम्मानीय हो जाता है, उसके मन में जो आता है वही अपराधी हो जाता है। इस देश का विधि पालिका क्या सच में उनके सदनों में इस देश का वास्तव प्रतिनिधित्व करती है, या गुंडा? आज 20% से ज्यादा लोक प्रतिनिधि गंभीर अपराधों में लिप्त है। कौन आ रहे हैं? इसी खबर पालिका की स्थिति है, इस विधि पालिका की स्थिति है। राबड़ी यहां पर मुख्यमंत्री बनती है, परिवारवाद, और जिसको साइन करने में जब वो मुख्यमंत्री बनी तो 52 सेकंड लगते थे, 1 मिनट के आसपास का समय एक साइन करने को। सोचिए कि कितने हस्ताक्षर करने होते हैं मुख्यमंत्री को, और ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। तो हमारी विधि पालिका, विधायिका भी इस देश का वास्तव प्रतिनिधित्व करने से विफल हुई है। कार्यपालिका, तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ, मैंने पहले न्यायपालिका फिर विधि पालिका, अब न्यायपालिका बताता हूं। न्यायपालिका बता चुका हूं, कार्यपालिका की हम बात करते हैं। कार्यपालिका में क्या स्थिति है? इस देश का प्रधानमंत्री भी इस देश के आईएएस आईपीएस को इतने आसानी से निकल नहीं सकता। उसका इतना संरक्षण है क्योंकि ब्रिटिशों ने अपने लिए लाई हुई स्थिति को ही आज हम चला चुके हैं। आज जिसका कोई, मानी कि राजनेता को तो कम से कम 5 साल बाद चुनाव लड़ना पड़ता है, जीतकर आना पड़ता है, तब जाके उसके हाथ में सत्ता आती है। लेकिन बाबू एक बार बैठ गया तो उसके रिटायरमेंट तक आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। ऐसा तंत्र है देश के अंदर, प्रशासनिक सेवाओं की ऐसी स्थिति है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो इसमें एक बड़ा घपला किया है, मैं उस पर अलग से काम करने वाला हूं। क्या आप जानते हैं, इस देश के कंपटीशन एग्जाम में, खास करके आईएएस बनाने वाले एग्जाम में, यूपीएससी में क्या किया जाता है? इस्लामी स्टडीज नाम का विषय लिया गया है और उर्दू भी भाषा के तौर पर चुनी गई है। तो मुझे बताइए, ये तो मुसलमान ही करेगा? हर वर्ष 60-70 मुसलमान इस गेटवे से इस कार्यपालिका में घुस रहे हैं, जहां पर हिंदुओं के लिए पूर्णतः बैन है, संभावना नहीं है, क्योंकि पेपर चेकर भी मुसलमान है। उसको पता है कि यह एग्जाम देने वाला कौन है, पास किए जा रहे हैं। पहले तो इतने नहीं आते थे, अब कैसे आ रहे?
क्या ये मुस्लिम देशों को यूपीए सरकार ने दिए हुए किसी वचन का पूर्ति का तरीका है, या अपनी सत्ता को अंदर जाकर, क्योंकि चुनाव में तो अभी इतनी संख्या में जीत कर नहीं आ पा रहे हैं। क्या आप जानते हैं इस वर्ष 50 सांसद केवल पूरे देश में जाकर मुसलमान बन पाए हैं, लेकिन प्रति वर्ष 60, 70, 80 तक अगर मुसलमान आईएएस बनने का गेटवे खोला है। हां, वो हिंदुओं के साथ कंपटीशन एग्जाम में बैठे, जीत कर आए, पास हो, ऑफिसर बने, थोड़ी देर के लिए इसको स्वीकार भी किया जा सकता है। लेकिन इस्लामिक स्टडी देके उनको उर्दू का विषय देकर अगर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर एक आप ऐसा बैकडोर गेटवे खोल रहे हैं जो इस देश की कार्यपालिका को इस देश के खिलाफ खड़ा करने का काम करेगा। इसलिए मैं नहीं मानता कि इस देश की कार्यपालिका, क्योंकि इस देश में सूखे की चर्चा करने के लिए 150 रुपए की पानी की बोतल टेबल पर एसी कमरों में बैठकर मीटिंग करने वाले बाबू सूखे को क्या न्याय दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। और इसलिए इस कार्यपालिका को मैं गुलामी का प्रतीक मानता हूं। यह भी मेरी स्वतंत्रता को ना बचा पाई है ना बढ़ा पाई है। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं और हमारे क्षेत्र की तरफ आते हैं। खबर पालिका मतलब मीडिया। क्या स्थिति है मीडिया की? देश की खबर पालिका को चौथा लोक स्तंभ भले ही कहा जाता हो लोकतंत्र का, लेकिन इसमें स्थिति क्या है? क्या स्थिति है? खबर पालिका अब देश के कुछ बड़े धन्ना सेठों का अधिकार। मैं सेठ जब कहता हूं तो कृपया बुरा मत मानिए, ये एक केवल कहने के लिए, क्योंकि ये इसका कम्युनिज्म ने शब्दार्थ बदल दिया है, इसलिए हमारी टीम भी आज से यह शब्द का उपयोग ना करे। कारपोरेट इस देश के मीडिया पर हावी है और वो कारपोरेट, आप कोई भी चैनल का नाम लीजिए, आपको तमाम चैनल कारपोरेट घराने के ही मिलेंगे। सुदर्शन में किसी भी कारपोरेट का पैसा नहीं है, न हम अपने आप को कारपोरेट बनाना चाहते हैं। हम सुदर्शन में परिवार कहते हैं और परिवार की तरह ही चलेंगे, जिसमें दर्शक भी हमारा हिस्सा है। लेकिन विदेशी निवेश एंटरटेनमेंट चैनलों में 100%, कुछ भी करो, उनका सीओ, कंटेंट, सब कुछ बाहर से, संस्कृति आपके ऊपर थोपने के लिए पर्याप्त है। और समाचार चैनलों में 49%, करीब करीब आधा ही। तो सोचिए, वो विदेशी पैसा लेकर आने वाला पेट्रो डॉलर, खाड़ी देशों के शेखों का पैसा गौ माता की जय कैसे बोलेगा? भारत माता की जय कैसे बोलेगा? और इसलिए विदेशी संस्कृति, विदेशी सभ्यता, विदेशी तमाम बातें इस देश के खबर पालिका ने इस देश को दी है। अब मुझे बताइए, 6.5 लाख गांव का ये देश, कितने समाचार इस देश के प्रमुख चैनलों पर एक दिन में चलते हैं? कहने के लिए फटाफट 100 खबरें छोड़िए, उसमें भी 25 खबरों को 4 बार में पढ़कर 100 बताया जाता है। 6.5 लाख गांव के कितने समाचार इस देश के मीडिया में प्रतिनिधित्व करते हैं? इतना ही छोड़िए, क्या आपने कामगारों के प्रति कभी कोई समाचार प्रमुखता के आधार पर सुना है? किसानों के प्रति सुना है? जिसके टीआरपी मिले और जिसका स्पॉन्सरर मिले, ऐसे विषयों को अपने स्क्रीन पर और अपने पेज पर जगह देने वाला ये मीडिया इस देश की न्याय का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं कराए। कभी इस देश में हर क्रांतिकारी मीडिया से होता था, पत्रकार होता था, लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आज हर पत्रकार क्रांतिकारी होने के बजाय किसी नेता के, किसी दल के या किसी कारपोरेट घराने का गुलाम क्यों होता है? इसी का उत्तर इसी में है कि मित्रों, हमारी देश की न्यायपालिका की तरह ही हमारा यह चौथा स्तंभ भी हमको न्याय नहीं दे पाया है। और इसलिए मित्रों, हम कितने स्वतंत्र हैं, इसका साफ साफ उत्तर है कि मुझे प्रमुख क्षेत्रों में कहीं पर भी यह स्वतंत्रता नहीं दिखती। वैसे मेरे पास और कई मुद्दे, लेकिन 1-2 कॉलर के पास चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपका? कॉलर के पास चलते हैं। आप भी स्क्रीन पर नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। आपको आपकी अभिव्यक्ति करनी चाहिए, क्योंकि बिंदास बोल छोड़ के आपको अपनी बात रखने का मौका कोई नहीं दे। इसमें कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1957 में, तो उससे अंग्रेज बहुत डर गया था और इसने जानबूझ के लॉर्ड होम के द्वारा कांग्रेस का प्रादुर्भाव किया, जिससे ये अगले 70 साल तक और बने रह सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपकी जानकारी सही है और यही जानकारी का कारण है
कि हिंदुस्तान लंबे समय तक गुलाम रहा। जो बात कही जाती है, ये चरखे ने थोड़ी आजादी दी है। अरे चरखों की आजादी से देश स्वतंत्र होते तो देश मिसाइलें क्यों बनाते, चरखा बनाने की फैक्ट्रियां लगाते ना। इसलिए इस देश के लिए करोड़ों लोगों के बलिदान को भूलकर चरखे को क्रेडिट देना, ये गुलामी का दूसरा प्रतीक है। ऐसा कहने वाला खुद गुलाम है, किसी परिवार, घर या किसी नाम का, लेकिन इस देश के क्रांतिकारियों के नाम लेना हम भूल गए हैं। और इसलिए मित्रों, आज मैंने एक प्रयास किया आपके सामने कि क्या सच में हम स्वतंत्र हैं। पिछले वर्ष तो मैंने पूरे 7 दिन इसी विषय पर 7 मुद्दे लेकर काम शो किया था। इस वर्ष मैंने एक ही शो में आपके सामने मुद्दा रखा है। अगले वर्ष हम और किसी तरीके के साथ आपके सामने आएंगे। मैं आज ज्यादा शो में ज्यादा कॉल नहीं ले पाया, लेकिन इस शो को यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर देखने वाले दर्शकों से आग्रह है कि आप कमेंट में अपनी बातों को रखिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आज का यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।